रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष आपके रसायन विज्ञान के दूसरा अध्याय परमाणु संरचना का दूसरा टॉपिक लेके आया हूं। अभी तक आपने जाना कि जे थॉमसन और रदरफोर्ड के सामूहिक प्रयासों से हमें परमाणु के दो मूलभूत कणों की जानकारी हो गई थी। इसमें एक फंडामेंटल कण था जो कि सभी परमाणु में एक समान पाया जाता था, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा प्रोटॉन। यदि हम हाइड्रोजन का संदर्भ ले रहे थे, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी थी। जैसे जैसे परमाणु के कण मिल रहे थे, वैसे वैसे परमाणु के संबंध में नवीन नवीन अवधारणाएं आगे बढ़ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इन दोनों को देखा, इन दोनों का हमने द्रव्यमान भी ज्ञात किया था। जब इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ा गया तो इस प्रकार प्रतीत हुआ कि परमाणु में अभी कुछ न कुछ और अवयव शेष है, क्योंकि जो कि इन दोनों के द्रव्यमानों को परमाणु के द्रव्यमान के बराबर सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। इस दिशा में प्रयास किए गए। सन 1932 में चैडविक ने, एक वैज्ञानिक थे चैडविक, जो कि मुख्यतः भौतिक विज्ञान शास्त्री थे। चैडविक ने क्या किया, जो छोटे छोटे कण थे जैसे कि बेरिलियम, इस पर तीव्रगामी अल्फा किरणों की बौछार कर दी। अल्फा यानी कि हीलियम। तो जब बौछार उन्होंने की तो उन्हें परमाणु में एक नए कण की प्राप्ति हुई। परमाणु में उन्हें एक नए कण की प्राप्ति हुई। यह कण विद्युत उदासीन था। कैसा था बच्चों? यह कण विद्युत उदासीन था। यह कैसे मालूम चला? इस कण के आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी बेटा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, और यह विक्षेपित नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? विक्षेपित। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हुआ। जब यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हुआ तो यह तय हो गया कि इस पर शून्य आवेश होता है, अर्थात इसका आवेश शून्य होता है। इस नए कण को चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? न्यूट्रॉन। अर्थात अब हम जान चुके थे कि परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण नहीं है, जैसे कि डाल्टन ने परिकल्पना की थी। अब हमें परमाणु के तीन कणों की जानकारी मिल गई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उपरोक्त दोनों कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अन्य जानकारियां भी की थी हमने। इनका E/m निकाला था, इनका आवेश निकाला था, इनका द्रव्यमान और इनका AMU में द्रव्यमान निकाला था। यही सब बातें हम न्यूट्रॉन के संदर्भ में भी करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का E/f निकालते हैं। E क्या है इसका? आवेश, और m इसका है द्रव्यमान। E की वैल्यू शून्य, क्योंकि यह कैसा था? यह उदासीन कण था। अब m कुछ भी आएगा तो इसकी E/m की वैल्यू शून्य आएगी, अर्थात इसका E/m कितना होता है? 0 होता है। न्यूट्रॉन का E/m 0 होता है। इसका भार निकालें। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर आता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यदि इसे किलोग्राम में करेंगे तो इसको बदल सकते हैं। कितना आ रहा है बेटा? 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में आ रहा है। ठीक है ना? यदि इसको हम AMU में निकालना है, AMU मास, AMU द्रव्यमान, हम क्या करेंगे? इसके ग्राम में द्रव्यमान में एवोगैड्रो नंबर का
मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर से पावर कट जाएगी, यानी क्या आएगा 1.675 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा ये। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1.0089 अप्रॉक्स हाइड्रोजन के बराबर, हाइड्रोजन के लगभग बराबर आता है। हम इसका ज्ञात कर चुके बेटा, E अपॉन M कितना होता है, 0 होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर आता है और इसका AMU द्रव्यमान कितना आएगा 1.0089, जो भी हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर है। अब हम जान चुके थे कि परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। जब हमें परमाणु के 3 कणों की व्याख्या हो गई थी, हमें मालूम चल गया था कि परमाणु मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अच्छा बच्चों, एक प्रश्न और भी आता है, कभी कभी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम आ जाते हैं, हमें कंफ्यूजन हो जाता है। हम क्या करें, एक शब्द लिख रहे हैं, ईंट पर नाच। आप ये शब्द याद कर लेना, तो आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में हिंट मिल जाएगी। पहला शब्द, पहला सिंबल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रदर्शित कर, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पर का पा मतलब प्रोटॉन और ना मतलब न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और टा, हमें थोड़ा हिंट मिल गई है, जे टॉमसन। कौन है इसके खोजकर्ता बच्चों, जे टॉमसन। पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाच जेम्स चैडविक। अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप ये शब्द याद रखेंगे, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता टॉमसन, प्रोटॉन खोजकर्ता रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन खोजकर्ता चैडविक। बच्चों आपको यह भी ध्यान रखना है, उपरोक्त जितने भी टॉपिक लिखा आपको समझाए जा रहे हैं, सभी टॉपिकों के नोट्स आपके इसी वीडियो में सम्मिलित हैं। आपको वीडियो को ध्यान से देखते हुए उनको लिखना है। वैसे तो मैं ये चाहता हूं आप कॉपी पेन लेके साथ में रहें, यहाँ बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, उनको उसी समय लिखें। अगर नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो देखते समय लिखें। जब हमें परमाणु के 3 मूल कणों की जानकारी मिल गई थी, अब प्रश्न यह आता था, यह मूल कण परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित है, अर्थात परमाणु की संरचना क्या होगी। हमें पढ़ना था परमाणु की संरचना कैसी होगी। हमें अब परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी करनी थी। सबसे पहला प्रयास इस दिशा में थॉमसन ने किया। किसने किया? सबसे पहला प्रयास थॉमसन ने किया। थॉमसन ने बताया जो परमाणु होता है वो एक धन आवेशित धातु का गोला होता है। क्या होता है? एक स्फीयर होता है। परमाणु एक स्फीयर है जिसमें सब जगह क्या है? धन आवेश है। परमाणु एक धन आवेशित धातु का गोला होता है। इसके धनावेश को बैलेंस करने के लिए, अर्थात इसमें विद्युत उदासीनता बनाने के लिए, रखने के लिए यहां इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर हम खरबूज देखेंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, आप चित्र देखिए, चित्र में दिख रहा है खरबूज का जो लाल पार्ट होता है
लाल पार्ट होता है वो परमाणु के धन आवेशित भाग को बताता है, और इसमें जो काले काले बीज आपको दिख रहे हैं, ये जो बीज हैं ये इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इससे परमाणु विद्युत उदासीन रहेगा। ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये परमाणु का धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग। बच्चों थॉमसन के प्रयोग जब थॉमसन ने किया, लेकिन इसके आगे जो भी अवधारणाएं आई उन अवधारणाओं में ये प्रयोग बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था। इसके ज्यादातर तथ्य उन अवधारणाओं के विरुद्ध थे, इसलिए इसको मान्य नहीं किया गया। लेकिन एक बात इसमें से जो मिली हमें कि परमाणु एक विद्युत उदासीन, परमाणु एक विद्युत उदासीन, क्या बोल रहा हूं मैं, परमाणु एक विद्युत उदासीन स्पीशीज थी जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित था, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित था, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन कण था। इससे हमें परमाणु की विद्युत उदासीनता तो प्रूफ हो रही थी, मगर परमाणु के संबंधित अन्य तथ्यों की व्याख्या नहीं हो रही थी। परमाणु की संरचना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने प्रयोग क्या किया, उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया, एक सोने की पतली फिल्म ली, उस स्वर्ण पत्र पर ये सर्किल बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है भाई, स्फीयर बनाना मुश्किल काम है। बच्चों नहीं बन रहा तो आप स्फीयर अच्छे से बनाएंगे, प्रकार ले लेना अपनी, स्फीयर बनाना सही से। एक उन्होंने स्वर्ण पत्र लिया, इस स्वर्ण पत्र पर उन्होंने तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार कर दी। प्रयोग क्या किया बच्चों, उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया, उस स्वर्ण पत्र पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार कर दी। तो उन्होंने क्या देखा इसमें, जब उन्होंने उनको अल्फा कणों की इस पर बौछार की तो उन्होंने क्या परीक्षण किए, उन परीक्षणों को देखते हैं। थोड़ा डार्क नहीं आ रहा है ना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा अभी अच्छे से। क्या किया बच्चों, उन्होंने स्वर्ण पत्र पर तीव्रगामी अल्फा कणों की लगातार बौछार कर दी, जो कि बहुत तीव्र गति से गतिशील थे। इनमें उन्होंने क्या प्रेक्षण पाया, उन्होंने क्या प्रेक्षण देखा कि इसमें से अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। कैसे निकल गए बच्चों, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण इस स्वर्ण पत्र में से होकर इसको वेधते हुए सीधे आर पार निकल गए। दूसरा उन्होंने देखा कुछ अल्फा कण मार्ग से, कुछ अल्फा कण मार्ग से विचलित हो गए। क्या होगा बच्चों, कुछ अल्फा कण मार्ग से विचलित हो गए। और तीसरा उन्होंने देखा बहुत कम अल्फा कण, ये विचलित दिख रहे हैं आपको, बहुत कम अल्फा कण, लगभग उन्होंने लिखा बहुत कम अल्फा कण
20,000 में से एक अपने पूर्व पथ पर वापस लौट आया। क्या प्रयोग हुए बच्चों? उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने स्वर्ण पथ पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने पाया कि इस स्वर्ण पथ से अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विचलित हो गए, उनमें कुछ कम हो रहे थे, कुछ ज्यादा हो रहे थे। बहुत कम अल्फा कण अपने जिस मार्ग से गए थे वहां कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट मिला जिससे टकराकर वापस आ गए। उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग से हम कुछ प्रेक्षण देखते हैं और प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले बच्चों उन्होंने? जब उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे चले गए, क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। ये जो होते हैं 2 इकाई धनावेशित वाले कण होते हैं। अगर यह सीधे जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इन्हें मार्ग में कोई आवेश नहीं मिला है। यदि इनके मार्ग में ऋण आवेशित मिलता तो उससे यह आकर्षित हो जाते। यदि यह मार्ग में धनावेशित मिलता है इन्हें तो उससे यह प्रतिकर्षित होते। क्योंकि यह अधिकांश अल्फा कण सीधी रेखाओं में जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाले, इनसे क्या प्रतीत होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग, इससे जो सीधे जा रहे से क्या प्रतीत होता है? अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, क्योंकि यदि कहीं सॉलिड भाग होता तो उससे टकरा भी सकते थे। खोखला एवं आवेशहीन। यानी पहला निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने? क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे जा रहे थे, इससे यह सिद्ध हो गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है एवं आवेशहीन है। दूसरा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो रहे थे, कुछ कम विचलित हो रहे थे, कुछ ज्यादा विचलित हो रहे थे। कुछ अल्फा कण विचलित होना यह प्रदर्शित कर रहा था कि परमाणु में कहीं धनावेशित भाग उपस्थित है। परमाणु में क्या है? कहीं ना कहीं धनावेशित भाग उपस्थित है। जो अल्फा कण इसके थोड़ा दूर से निकल रहे थे वो कम विचलित हो रहे थे, जो इसके पास से निकल रहे हैं वो ज्यादा विचलित हो रहे हैं। यानी परमाणु में कहीं ना कहीं धनावेशित भाग अवश्य उपस्थित है। उसी धनावेश के कारण कुछ अल्फा कण जब उस धनावेश के पास से गुजरते हैं तो उनमें, उनके धनावेश में और परमाणु में उपस्थित धनावेश में प्रतिकर्षण होने के कारण उन अल्फा कणों का विचलन हो रहा है अपने मार्ग से। ये वाली बात भी हो गई। तीसरा, बहुत कम अल्फा कण अपने पूर्व पथ पर आ रहे थे। अर्थात परमाणु में कहीं ना कहीं एक ऐसा दृढ़ भाग अवश्य उपस्थित है, एक दृढ़ स्थान अवश्य है जो कि धनावेशित है। जो अल्फा कण इस धनावेशित भाग से सीधा टकरा रहा है, क्योंकि यह धनावेशित भाग दृढ़ है, अल्फा कण इसे भेद नहीं पा रहे थे, इसलिए अल्फा कण उससे टकराकर वापस अपने पूर्व पथ पर आ जाएंगे। यानी कि इससे क्या मालूम चल गया? परमाणु का यह धनावेशित भाग
अत्यंत सूक्ष्म व दृढ़ है। सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि 20,000 में से एक आया। रदरफोर्ड ने उस समय एक उदाहरण और भी दिया था कि यदि नाभिक को एक क्रिकेट की बॉल मान लें, नाभिक को एक क्रिकेट की बॉल मान लें, तो इसका जो परमाणु का पूरा भाग होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो क्रिकेट का ऐसा मैदान होगा जो सब तरफ 5 किलोमीटर फैला हुआ है। सब तरफ 5 किलोमीटर फैला हुआ क्रिकेट के मैदान के समान होगा परमाणु। नाभिक उसमें एक बॉल के समान होगा। तो यानी क्या है? परमाणु का यह धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म एवं दृढ़ होता है। इन बातों को नोट करें बच्चों थोड़ा आप। नोट कर लिए ना? इसके साथ साथ रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि यदि स्वर्ण पत्र के अलावा दूसरा कोई परमाणु ले लें, दूसरी कोई धातु का पत्र ले लें, तो उसमें जो अल्फा कण निकलेंगे, उन अल्फा कणों में जो धनावेश की मात्रा की बात करेंगे हम, वो धनावेश की मात्रा भिन्न भिन्न आएगी। अल्फा कणों से जब धनावेश की मात्रा ज्ञात करेंगे विचलित अल्फा कणों की प्रकृति के आधार पर, तो भिन्न भिन्न परमाणुओं में विचलित होने वाले, सीधे जाने वाले, वापस आने वाले अल्फा कणों की संख्या भिन्न भिन्न होना यह प्रदर्शित कर रहा था कि जो सभी परमाणु हैं, सभी परमाणुओं में धनावेश की मात्रा, सभी परमाणुओं में धनावेश की मात्रा एक समान नहीं होती, नहीं होती। देखिए बच्चों, मैं दोबारा बताता हूं। रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया? स्वर्ण पत्र पर तीव्रगामी अल्फा कणों का प्रक्षेपण किया, बौछार की, उन्होंने प्रेक्षण किया, अधिकांश सीधे निकल गए, कुछ विचलित हो गए, बहुत कम वापस आ गए। अधिकांश सीधे जाना इस बात को प्रदर्शित कर रहा था कि परमाणु के बीच में उन्हें कोई आवेश नहीं मिला है और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था। कुछ विचलित होना इस बात को प्रदर्शित कर रहा था कि परमाणु में कहीं ना कहीं धनावेशित भाग है। उस धनावेशित भाग के पास से जो भी अल्फा कण गुजर रहा है वो विचलित हो रहा है। जो ज्यादा पास से गुजरेगा वो ज्यादा विचलित होगा। कुछ कम कुछ ज्यादा बताए गए हैं। इसके साथ साथ रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि परमाणु का यह धनावेशित भाग बहुत दृढ़ होता है, इसलिए जो इससे टकराएगा वो वापस आएगा। यह दृढ़ धनावेशित भाग बहुत सूक्ष्म स्थान पर होता है, क्योंकि 20,000 में से एक अल्फा कण वापस आ रहा था। परमाणु के इस सूक्ष्म धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कह दिया। क्या कह दिया बेटा? नाभिक। परमाणु के सूक्ष्म धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कह दिया। क्या कह दिया भाई? परमाणु का सूक्ष्म धनावेशित भाग, धनावेशित भाग क्या कहा? नाभिक। इसलिए इस मॉडल को रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु के संबंध में, परमाणु की संरचना के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी थी। उन्होंने बता दिया था कि परमाणु में एक धनावेशित भाग पाया जाता है जिसमें परमाणु, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, अर्थात परमाणु का समस्त धनावेश इसके नाभिक में केंद्रित होता है। उपरोक्त परीक्षणों के आधार पर अब हम परमाणु संरचना में रदरफोर्ड का मॉडल निम्न प्रकार लिख सकते हैं। बच्चों, रदरफोर्ड की जब धारणाएं हुई थी तो उन्होंने एक परमाणु का मॉडल प्रस्तुत कर दिया। क्या क्या मॉडल दिया बच्चों उन्होंने? कि परमाणु एक उदासीन गोलाकार कण होता है पदार्थ का। नंबर 1, परमाणु कैसा होता है भाई? विद्युत उदासीन है,
परमाणु कैसा है? उदासीन कण है और गोलाकार कण है, यानी ये वृत्ताकार कण होता है, साथ में यह खोखला होता है। कैसा होता है? परमाणु अधिकांश भाग में खोखला होता है, उदासीन होता है और गोलाकार होता है। पहला परमाणु मॉडल हमें मिल चुका था। परमाणु के मूल कणों की व्याख्या करने के बाद, थॉमसन का मॉडल फेल होने के बाद हमें परमाणु का नया मॉडल मिल चुका था। पहला क्या इसका बिंदु था? परमाणु एक खोखला, उदासीन और गोलाकार कण है। चूंकि उदासीन है तो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कि परमाणु में आवेशित कण दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और एक कण उदासीन वाला होता है। तो निश्चित ही जब ये उदासीन है तो दोनों आवेशित कणों की संख्या एक समान रही होगी, अर्थात परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। जब ये उदासीन है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कैसी आई होगी बच्चों? एक समान आई होगी। नंबर दूसरा, परमाणु के इस गोलाकार परमाणु के बीच में कोई धनावेशित भाग है। यह धनावेशित भाग नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इस धनावेशित भाग को हम नाभिक कहते हैं। यह नाभिक अत्यंत दृढ़ होता है और सूक्ष्म होता है। परमाणु के बीच में कहीं ना कहीं एक धनावेशित भाग है। इस धनावेशित भाग को हम नाभिक कहते हैं। यह नाभिक अत्यंत सूक्ष्म होता है और दृढ़ होता है। दो पॉइंट हमें मिल चुके थे। तीसरा पॉइंट, परमाणु के नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्र है, उस नाभिक के चारों ओर के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों? नाभिक के चारों ओर जो खोखला भाग है, उस खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गतिशील थे। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गतिशील थे। यह लगातार गतिशील क्यों थे बच्चों? क्योंकि इनमें अपकेंद्रीय बल लग रहा था। अपकेंद्रीय बल के कारण जब भी हम किसी पत्थर को एक धागे से बांधकर लगातार घुमाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे हमारे हाथ से उस पत्थर की तरफ एक बल लगता है। उस बल के कारण, उस बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अपकेंद्रीय बल लग रहा था, उस अपकेंद्रीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो खोखला भाग था उसमें लगातार गतिशील थे। इस वृत्ताकार पथ को ऑर्बिट कह दिया। रदरफोर्ड ने क्या कह दिया? नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा था, उस खोखले वृत्ताकार पथ को ऑर्बिट कहा उन्होंने। क्या कहा बच्चों? ऑर्बिट कहा। ये रदरफोर्ड के मॉडल में मुख्य बिंदु हो गए बच्चों हमारे क्या? कि परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु एक गोलाकार स्फीयर है, अधिकांश भाग खोखला है, उदासीन है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान होते थे। परमाणु के बीच में एक धनावेशित भाग होता था जिसे हमने नाभिक कहा था। यह नाभिक अत्यंत दृढ़ एवं सूक्ष्म स्थान पर था। इस नाभिक के चारों ओर के खाली पथ पर लगातार इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे क्योंकि उनमें अपकेंद्रीय बल लग रहा था। इस वृत्तीय पथ को रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कह दिया। इसके साथ साथ रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि परमाणु के नाभिक में जो धनावेशित भाग है वो प्रोटॉन के कारण है। किसके कारण है बच्चों? प्रोटॉन के कारण था, अर्थात नाभिक जो था उसका धनावेशित भाग प्रोटॉन के कारण था। इसका लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण था,
ज्यादातर द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का था। इसका संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में ही केंद्रित था, अर्थात न्यूट्रॉन की स्थिति भी उन्होंने नाभिक में ही बता दी। अब हमें परमाणु की एक संरचना ज्ञात हो गई थी, जो कि रदरफोर्ड द्वारा दी गई थी। आपको समझ में आ रहा है कि परमाणु के बारे में एक व्यापक संरचना प्राप्त हो गई थी हमें, कि परमाणु में एक छोटा भाग नाभिक होता है। इस नाभिक में परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार पथ पर लगातार गतिशील करते रहते हैं अपने अपकेंद्रीय बल के कारण। यह मॉडल सामान्यतः बहुत प्रचलित रहा और रदरफोर्ड परमाणु की संरचना के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान परमाणु की संरचना में रदरफोर्ड ने दिया था। यह मॉडल बहुत उपयोगी होते हुए भी इसकी व्यापक उपयोगिता थी, लेकिन इसमें अभी भी कई कमियां थी, जिनको आगे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने टॉपिकों में इंगित किया है। सबसे पहला दोष क्या था इसका? रदरफोर्ड मॉडल के दोष या कमियां, इसमें क्या दोष थे या इसमें क्या कमियां थी, इस बात को भी देखते हैं हम। निम्न प्रकार थे। पहले इससे दोष से पहले हम मैक्सवेल थ्योरी की चर्चा कर लें। मैक्सवेल कहते थे एवरी एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल्स लूज एनर्जी। मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी जिसमें बताया गया था, यदि कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड है और वो चार्ज भी है, जिस प्रकार हम जानते हैं कि नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सेलरेट कर रहे थे, उस पर चार्ज भी था। जब भी कोई गतिशील पार्टिकल्स लगातार एक्सेलरेट होगा तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कैसी होगी? कम हो जाएगी। और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था। अगर यह इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, यहां गतिशील है, धीरे 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 इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और यह बाद में आके नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सेलरेटेड है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि उसकी एनर्जी शून्य हो जाएगी। क्योंकि परमाणु खोखला है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह का पार्टिकल है, वह नाभिक में आकर गिर जाएगा और नाभिक नष्ट हो जाएगा। परमाणु कैसा हो जाएगा बच्चों? परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमाणु तो स्थायी होता है, अर्थात सबसे पहला दोष आया यह परमाणु के स्थायित्व की। किसकी व्याख्या नहीं कर पाया? स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। यह नहीं बता रहा था कि नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन किस कारण नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। अगर उसका कारण इनके हिसाब से बताया जाए तो उसकी एनर्जी लूज होने के कारण उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए था। तो पहला दोष यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर रहा था। दूसरा क्या किया? एक पात्र में कोई भी पदार्थ ले लिया, कोई परमाणु लिया, परमाणु था, उस पर व्हाइट लाइट की बीम आई। कौन सी लाइट बेटा? व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट की बीम इस परमाणु पर पड़ी तो यह पाया गया
कि यहाँ जो कलर आ रहे थे उसमें से जो 7 कलर ऑफ लाइट थे उनमें से कुछ कलर गायब थे। जैसे यहाँ बैगनी था, यहाँ नीला था और यहाँ लाल था। बैगनी था, नीला था और लाल था। दूसरे परमाणु को लिया गया, उसमें दूसरे कलर आ गए। हरा और पीला आ रहा था, बकाया कलर गायब थे। हरा आ रहा था और पीला आ रहा था, बकाया कलर गायब आ रहे थे। अर्थात जो स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूअस नहीं था, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब बच्चों, यहां सारे कलर एक साथ स्पेक्ट्रम नहीं बना रहे थे। अर्थात इस व्हाइट लाइट को जब यहां से पास किया गया, यहां जो वेव निकली उनकी वेवलेंथ पूरे क्रमशः सभी रीजनों की नहीं थी, कुछ रीजन की वेवलेंथ यहां पे गायब थी। अर्थात रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को डिस्क्रीट होने की व्याख्या नहीं कर पाया। यानी ये क्या नहीं कर पाया? परमाणु के डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, यह नहीं बता पाया, व्याख्या नहीं करता। इससे हम यह नहीं जान पाए थे कि जब परमाणु में से व्हाइट लाइट की बीम पास होती है, यहां आने वाले स्पेक्ट्रम में कुछ कलर गायब क्यों हो जा रहे हैं, कुछ ही कलर ही क्यों आ रहे हैं, उसकी एनर्जी कहां चली जा रही है, इस बात की इसमें व्याख्या नहीं की गई थी। उपरोक्त दोषों को, जो दोष थे उनको दूर करने के लिए नया सिद्धांत आया। परमाणु के संबंध में नई संरचना आएगी। अगले कालांश में उस नवीन संरचना को लेकर आएंगे, नवीन अवधारणा को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी इसके टॉपिकों को नोट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो इसको आगे भी प्रदर्शित कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे उपरोक्त टॉपिक का लाभ ले सकें।